हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बेसिक जो फंडामेंटल पढ़ रहे थे इसका मैं चौथा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज हम पढ़ेंगे जो मटेरियल पढ़ रहे थे उसमें से सेमीकंडक्टर जो बचा उसका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है उसको देखेंगे। हम पढ़ लेते इंसुलेटर और कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लेते कि क्या होता है। अब इंसुलेटर और कंडक्टर के मध्य में जिसके गुण पाए जाते हैं उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जिसकी चालकता रहती है चालक और कुचालक के मध्य में रहती है। ठीक है, इसको अर्धचालक हम बोलेंगे। ठीक है, 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एक कुचालक मतलब एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे 300 केवी हो गया, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करेगा, एक चालक की तरह व्यवहार करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसके सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 रहते हैं। में कंडक्टर के 4 से कम रहते हैं और इंसुलेटर रहते हैं उसके 4 से अधिक रहते हैं। और इसके एग्जैक्टली 4 रहेंगे सेमीकंडक्टर के। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा ये हमारा क्या है। इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाने से एन टाइप और पी टाइप दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, जिसे हम डोपिंग बोलते हैं, मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलते हैं। इसको हम चौथे वर्ग में रखते हैं। जो आवर्त सारणित रहती है उसमें हम चौथे वर्ग में इसको रखा जाता है। और इसमें सिलिकॉन आता है, जर्मनियम आता है। ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल आते हैं। सिलिकॉन की बात करेंगे हम अगर, तो सिलिकॉन की मोबिलिटी अधिक होती है, लीकेज करंट इसमें कम रहता है। और आइटमिक नंबर की बात करेंगे तो ये 14 रहेगा इसका। ठीक है, आइटमिक नंबर है, उसको आप ध्यान रखना। ये नंबर डायरेक्टली अगर पूछ सकता है एग्जाम में तो आपको ये बता सको। ठीक है, और जर्मेनियम की बात करें तो इसकी मोबिलिटी कम रहती है और आइटमिक नंबर इसमें 32 रहता है। ठीक है, अब मोबिलिटी की परिभाषा अगर हम देखते हैं उसको क्या रहेगा कि मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इंटेंसिटी होता है। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हम, तो ये मैग्नीन रहता है। मैग्नीन, मैग्नीन कैसा रहता है? इसके अंदर से हाई रेजिस्टिविटी रहती है। मैग्नीन के अंदर हाई रेजिस्टिविटी होती है। और मिक्सचर ऑफ कॉपर, मिक्सचर ऑफ कॉपर 85%, 84% होता है। प्लस मैग्नेटिज्म 12% होता है। निकेल 4% इसमें रहता है और ये कॉस्टली रहता है मैग्नीट। ठीक है, ज्यादा महंगा। और जर्मेनियम सिल्वर की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, कॉपर 60% रहेगा और निकेल इसमें 30% और जिंक 10% रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मिलाए हुए हैं। इनका बना है कार्बन, जैसे हाई रेजिस्टिविटी वाला है। ब्लैक कलर का यूज इन ब्रश के लिए यूज करते हैं, ब्रश के लिए। ठीक है, प्लेंटी नोड है ये। ठीक है, तो ये कॉपर, निकेल और जिंक टंगस्टन रहेगा। ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी रहती है और वेरी कॉस्टली रहेगा। ये वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड वेरी कॉस्टली रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि सिल्वर कहाँ पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा, तो सिल्वर हो जाएगा 960 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो गलने लग जाएगा। और गोल्ड की बात करें तो 1060 डिग्री सेल्सियस पर एक गलने लगेगा। और कॉपर होगा 1080 डिग्री सेल्सियस के में वो कॉपर भी गलने लगेगा। एल्यूमिनियम रहेगा 650 डिग्री सेल्सियस में ये गलने लगेगा। और कार्बन रहेगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह गलने लगेगा। और निकिल 1170 डिग्री सेल्सियस पर यह गलने लगेगा। और लेड होता है 328 डिग्री सेल्सियस पर
गलने लगेगा, और टीन रहेगा 250 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगेगा, और मरकरी रहेगा 350 पे, ये भी गलने लगेगा, और वाटर की बात करेगा तो ये उबलने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मान याद रखना। डायरेक्टली आपको सिल्वर का पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 960 हो जाएगा गोल्ड का, 1060 कॉपर का, 1080। ठीक है, ये आसपास ये है गोल्ड, और ये दोनों के दोनों, तो इसको भी ध्यान रखना कि का एल्यूमिनियम की बात करें तो वो कम रहेगा उसमें। तो ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना रहेगा कि कितने मेल्टिंग पॉइंट पे कौन सा क्या है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जितने भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। जिन पदार्थों में धारा आसानी से बहती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर, जिसको चालक बोलते हैं। ठीक है, और चालक की चालकता उच्च होती है, प्रतिरोधकता इसकी कम रहेगी। सिल्वर, जिसको एजी में हम प्रदर्शित करते हैं, ये अच्छा एक चालक है, सबसे बेहतर चालक ये है। उसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47 रहता है, और इसको एजी से हम प्रदर्शित करते हैं, ये सिल्वर में आता है। ठीक है, और उसके बाद कॉपर की चालकता 90% ऑफ कौन की रहती है, सिल्वर की रहती है, इसकी 98 रहती है। ठीक है, सिल्वर की। तो ये ध्यान रखना, कॉपर स्क्रैप वैल्यू अधिक होती है इसकी। और ब्रास की बात करें तो कॉपर में हम 67% उसको मिलाते कॉपर का, और बाकी जिंक को मिलाते 33%, उससे हम ब्रास को बनाते हैं। ठीक है, ब्रास को बनाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक को दो मिलाया जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, तो ये कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर का 9 गुना रहेगी, मतलब जैसे 90% ये है तो ये 10% रहेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, आयरन की बात कर रहा है। ठीक है, जब आयरन का जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो आयरन पर जंग नहीं लगता है, आयरन के ऊपर जिंक की परत हम चढ़ाते हैं इसलिए कि उसके ऊपर जंग ना लगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है उसका। ठीक है, जीआई वायर के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, टीन, जिसकी आइटमिक नंबर है 50, क्या है, आइटमिक नंबर 50, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। टंगस्टन की बात करें तो ये 3500 के आसपास रहता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने जैसा आपको बोला था 960 बोला मैंने सिल्वर का, और 1060, और 1080 कॉपर का बोला। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं हम अभी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था मेरे पास। अब बात करेंगे नाइक्रोम और यूरेका। तो ये भी नाइक्रोम निकिल 80% रहता है इसमें, और क्रोमियम रहेगा इसमें 20%। कॉपर रहता हमारे पास यूरेका में 60% और निकिल 40% रहेगा। इंसुलेशन कुचाल पदार्थ जिसका प्रतिरोध कैसा रहेगा, हाई रहेगा, और उसमें से करंट नहीं बहेगा। ठीक है, माइका, अगर माइका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बहुत अधिक, माइका की किससे रहती, बहुत अधिक होती है। ऑयल, मिनरल ऑयल, जो इंसुलेटेड ऑयल भी हम कहते हैं इसको हम। ठीक है, पोर्सिलिन किस किस का बना है, कोइन प्लस फ्लेसजर क्वार्ट्ज जो इसमें यूज करते हैं। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 से 200 किलोवोल्ट पर एमएम होती है। जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के बीच में होती है उन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, किसके बीच में रहेगी, दोनों चालक और कुचालक के बीच में रहेगी तो उसको हम सेमी कंडक्टर कहेंगे या अर्धचालक कहेंगे। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन एब्सोल्यूट पर ये कुचालक की भांति, और 300 केल्विन रूम टेम्परेचर बोलते हैं जिसको हम, इस पर ये चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, सिलिकॉन, आइटमिक नंबर उसमें रहता है कि आइटम में सिलिकॉन की 14 रहते हैं, और मोबिलिटी इसकी अधिक रहती है सिलिकॉन की। जर्मेनियम की आइटमिक नंबर 32 है, और इसकी मोबिलिटी कम रहती है। ठीक है, मोबिलिटी का फार्मूला देखेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इंटेंसिटी होगा।
मैग्नीन की बात करें तो कॉपर इसमें 84% रहेगा, प्लस मैग्नेटिज्म 12% प्लस निकेल 4% रहता है। जर्मन सिल्वर माइनस कॉपर क्या रहेगा? कॉपर और निकिल और जिंक को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाए। मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर की कितनी है? 960 होगी, और मरकरी की 350 रहेगी। इसको भी देख याद रखना, मरकरी का भी यूज हम बहुत जगह पर करते हैं, तो इसको याद रखना। अब हम शुरू करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है? ठीक है, कैपेसिटर क्या है उसको हम देखेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, सीरीज पैरेलल, उसका कॉम्बिनेशन भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर यह एक ऐसा अदृश्य सिस्टम होता है जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक, ये चार्ज की बात हो रही है, ठीक है, पहले चार्ज की, जो अदृश्य सिस्टम है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है आकर्षित होती है और प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपेरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, अब करंट, करंट क्या है? चार्ज, फ्लो चार्ज या फ्लो इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलेंगे। आई बराबर हम क्या बोले? dq बटे dt है। अब कूलाम्स लॉ को देखते हैं हम पहले। कूलाम्स लॉ, आवेश, ठीक है, इसकी यूनिट तो एम्पियर है, और इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, फर्स्ट वाला लेक्चर आप देखिए इसके लिए। ठीक है, कूलाम्स लॉ, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, सॉरी, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान जो आवेश रहेंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे कि ये है समान प्लस प्लस आवेश, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, आपस में ऐसे नहीं रहेंगे, वो समान आवेश रहेंगे, वो दूर भागेंगे। और असमान आवेश जैसे ये इस तरह से तो ये आपस में से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान रखना है। प्लस प्लस क्या है? दूर भागेंगे, माइनस माइनस भी दूर, और प्लस माइनस ये अपनी ओर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में जो एक बल लगता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल रहेगा। ये देखो बल रहेगा, ये फार्मूला याद रखना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, Q1 बोल सकते हैं इसको, और Q2। ठीक है, दोनों का गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। और दोनों के बीच की दूरी, जैसे ये प्लस है, एक ये माइनस आवेश रखा हमने, और यह इनके बीच में दूरी d है। ठीक है, तो ये d स्क्वायर में आएगी ये। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ये होता है हमारे पास। समानुपाती को हटाएंगे तो ये क्या हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, म्यू। और परमिटिविटी की हम बात करते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम क्या होगा इसके बारे में देखें। ये फार्मूला भी आप याद रखें। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक की इकाई क्या रहेगी? फेरड पर मीटर रहेगी। क्या रहेगी? फेरड पर मीटर होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है। और इसकी जीरो, इसका एप्सिलॉन 0 का मान रहेगा 8.854 इंटू 10 की पावर -20 फेरड पर मीटर रहेगा। ठीक है, तो यदि दोनों आवेशों में हवा रखते हैं हम, दोनों आवेशों के बीच में, तो ये हमारे पास रहेगा, इसको ध्यान रखना, आर बराबर एप्सिलॉन आर बराबर हमारे पास ये रहेगा आर का 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। ठीक है, इसका मान एप्सिलॉन 0 का मान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। अगर हमें इतना सारा याद नहीं रहता, डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये लिख है 9 × 10 की घात 9 करेंगे हम, गुणित में Q1 और Q2 बटे डी स्क्वायर न्यूटन में। ये वेक्टर एक सदिश राशि कैसी है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इट इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया में जितने चार्ज बहेगा उसको हम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी डी से हम प्रदर्शित करेंगे इसको, पर एरिया में तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक कूलाम पर, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो देखो न्यूटन पर कूलाम कैसे हो रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला, ठीक है, बल हो जाएगा उसके ऊपर, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है,
न्यूटन पर कूलम आएगी। तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें याद रखना है, या फिर इसकी यूनिट वोल्टेज जितना रहेगा उसका डिस्टेंस करेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसकी बात करेंगे हम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा डी बराबर म्यू और ई। ठीक है, इसका मान भी हमें रखना है एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर होता है इसका मान। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब बात आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर हम देखेंगे कैपेसिटर होता क्या है। तो जब दो समांतर, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये, ठीक है, दो समान तारों की बीच में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल का यूज करेंगे। इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल का यूज करा, ठीक है, के द्वारा अलग करते हैं तो यह युग्मित कैपेसिटर कहलाता है, तथा इसके आवेश को संयोजित करने की प्रॉपर्टी को कैपेसिटर कहते हैं। हम क्या बोलेंगे, इसका आवेश को संयोजित करने की प्रॉपर्टी को कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कैपेसिटर कैसा रहेगा। तो कैपेसिटर हमारे पास C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ए बटे डी। ठीक है, एप्सिलॉन का मान हम लिख सकते हैं इसके द्वारा, देखो ये वाला आ जाएगा एप्सिलॉन। एरिया जब बढ़ेगा हमारे पास, ठीक है, तो कैपेसिटर का मान भी हमारा जाएगा। और डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में, अगर इन प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो कैपेसिटर का मान है कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया बढ़ने पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बढ़ेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। इससे ही रिलेटेड, इसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी भी इसी से रिलेटेड बनती है। ठीक है, जैसे कि ये है कैपेसिटर, इसमें एयर रखा, इसमें कैपेसिटर वन, इसमें हवा का यूज करा हमने। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट थ्री, इसका देखो डिपेंडेंट ऑन परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी कैसी है इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। और कैपेसिटर टू में हमारा क्या रहेगा, जो ईयर रहेगी उसके ऊपर वो डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, उसको हमें निकालना है। अगर हम इसका C1 और C2 का दोनों में हम निकालते हैं, C1 बटे C2 करेंगे तो ये हमारे पास, इसको काटेंगे, हमारे पास एरिया से एरिया कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ई से ई, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ रहा है हमारे पास, रिलेटिव पर C1 बटे C2 आ जाएगा। ठीक है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी, अब देखते हैं कि क्या है रिलेटिव परमिटिविटी इसके बारे में। कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विथ ईयर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कैपेसिटर है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ में। ठीक है, और क्या है, कैपेसिटर ईयर के साथ में हमारे पास। तो ये ध्यान रखना हमें। यहाँ पे क्या है, आवेश Q बराबर होता है CV होता है। किसी भी कैपेसिटर में स्टोर आवेश की मात्रा उसके कैपेसिटर तथा उस पर लगाए गए वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी, या उसके दोनों के गुणनफल के बराबर रहेगी। Q बराबर जितने आवेश यहाँ पे उत्पन्न होगा ना, इसके अकॉर्डिंग Q बराबर ये, तो ये रहेगा हमारा CV। जितना कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटर ज्यादा तो आवेश भी ज्यादा लेगा, वोल्टेज ज्यादा तो वो आवेश को ज्यादा स्टोर करके रखे, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, 1 फेरड बराबर कूलम पर वोल्ट। यदि एक कूलम के आवेश को 1 वोल्ट विभव दिया जाए तो यह 1 फेरड के बराबर होता है, 1 फेरड के बराबर होता है। अब एनर्जी कैसा स्टोर करता है उसको हम देखेंगे। एनर्जी स्टोर करने का फार्मूला ये है। ठीक है, E बराबर 1/2 CV² होता है। अब यहाँ पे अलग अलग Q बराबर CV को हम रखते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि V का मान हम रख लेंगे यहाँ पे Q बटे C बराबर V, तो यहाँ पे V का मान रखेंगे हम। तो V का मान देखो हमारे पास कहाँ है, V का मान यहाँ पे हमने रखा, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, C से C ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा Q² बटे C। ये वाला फार्मूला बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हमने रखा यहाँ पे अलग से, इसका मान रखते हैं हम, वोल्टेज का मान रखा तो यहाँ पे हम Q बटे
वी लगते हैं सी बराबर, ठीक है, सी की जगह पे, तो सी कहाँ पे हमारे पास, यहाँ है, क्यू बटे वी, तो ये वोल्टेज से वोल्टेज कटेगा, तो क्यू वी हो जाएगा हमारे पास। तो एक ये फार्मूला आता है, एक ये फार्मूला आता है, और एक ये फार्मूला, तीन फार्मूला। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है यहाँ पर, और मैं आपको बताऊं कि इसी में जो हमारा एक इंडक्टेंस पढ़ेंगे हम, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 L I² में होती है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड में, और ये कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज किस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा, ठीक है। कैपेसिटर में चार्ज इंसुलेशन मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में स्टोर करता है, डाइलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पर स्टोर करेगा वो, इंसुलेशन मटेरियल में। कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है, किसका वर्गीकरण किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक के यूज के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा, एक ये कैपेसिटर हो गया, एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दिया है, ये वाला, कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, बटेगा 1 + V2 करेंगे हम इसमें। तो भाई हमारे पास ये क्या रहता है, Q बराबर CV होता है, वोल्टेज बराबर हमारे पास क्या रहेगा, V बराबर Q बटे C होगा। तो यहाँ पर Q बटे C लिखेंगे हम, और Q बटे C2, ये 1 लिखा, ठीक है। इसके यहाँ पर भी हमने लिखा Q बटे C इक्वलेंट, तो Q कॉमन निकाल के हम इसको इधर ला सकते हैं, Q बटे C बराबर हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे Q आ जाएगा, तो 1/C1 + 1/C2 आ जाएगा, तो ये Q से Q कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/C1 + 1/C2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ अभी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा कि वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होगी, तो वोल्टेज को हम प्लस करेंगे, जितनी यहाँ पे आवेश जा रही है उनको हम सभी को प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस करने के बाद Q बराबर होता है CV होता है, ठीक है, सभी जगह हमने रखा इसका, तो हमारे पास वोल्टेज कॉमन निकल सकता है, तो वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, तो ये हमारे पास सीरीज में इस तरह से, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस हम सीरीज में करते हैं, R1 + R2, उसी प्रकार से इसमें हम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वोल्टेज V1 निकालने के लिए हम वोल्टेज पूरा के पूरा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमें जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों को प्लस करके इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उसी प्रकार ये वाला भी करेंगे, ठीक है। करंट डिवीजन रूल की बात करें, तो इसमें करंट 1 निकालेंगे, जैसे ये वाला करंट हम निकालेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जितनी करंट रहेगी उसमें देंगे, लेकिन इसका ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस हम ऊपर रखें, जैसे I1 निकाल रहे तो R1 ने ऊपर रखा, R2 को ऊपर रखा हमने, और दोनों को जोड़ के भाग दिए, तो ये एम्पियर में निकल आएगा, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल में ये डिफरेंस है। उसके बाद हम वोल्टेज डिवीजन रूल इन कैपेसिटर, कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं, तो कैपेसिटर में वोल्टेज इसके ऑपोजिट में रहता है, ठीक है। तो V1 हम निकालेंगे, तो V गुणित में करेंगे हम, V1 यहाँ निकाले, तो कैपेसिटर हमारा ऑपोजिट वाला रखेंगे हम 2, और C1 + C2 कर देंगे हम। तो ये फार्मूला यहाँ पे बनता है, जैसा करंट का बना रहा है ऐसा यहाँ पे वोल्टेज का बन जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है। स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, तो हम लोग वहां पर कुछ अलग करे थे, यहाँ पे सेम अगर रहता है तो स्टार से डेल्टा में जाएगा, तो यहाँ पे सी का 3 से भाग दे देंगे हम, सी में 3 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 का भाग देंगे, यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भाग देंगे हम डेल्टा का स्टार में, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा से स्टार में जाएगा तो 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3C हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, और जैसा रेजिस्टेंस में हमने करा उस टाइप से नहीं आएगा, ये अलग टाइप से यहाँ पे आएगा,
ठीक है। टाइप ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर के प्रकार की बात करते हैं, फिक्स कैपेसिटर आता है और वेरिएबल कैपेसिटर आता है। ठीक है, तो दो याद रखना, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसमें हम देखेंगे फिक्स कैपेसिटर में कौन कौन से, यहाँ कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, मतलब फिक्स में पूरा फिक्स ही पार्ट जो भी यूज करेंगे, पेपर कैपेसिटर हो गया, उसके बाद माइका कैपेसिटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो गया और सेरेमिक कैपेसिटर, ये क्या है, फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पर मूवेबल पार्ट होता है, उसमें क्या रहेगा, एक प्लेट फिक्स होती है और दूसरी प्लेट वेरिएबल में हम रखते हैं, जैसे ट्रिमर में यूज करते हैं, गैंग टाइप में और ईयर टाइप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम फिक्स कैपेसिटर के बारे में एक एक को पढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं और कहाँ पर हम बनाकर और किसका बना है और कहाँ पर यूज के प्रॉपर पर इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे पेपर कैपेसिटर के बारे में, तो ये मोम या फिर तेल में डुबाकर पेपर का यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसका मोम या तेल में डुबाकर उस पेपर का यूज करेंगे। इसकी वोल्टेज रेटिंग रहेगी 600 वोल्ट तक, और कैपेसिटेंस इसका रहता है 0.001 माइक्रो फेरड से 1 माइक्रो फेरड तक होता है, 0.001 माइक्रो फेरड से 1 माइक्रो, ये जो कि रेडियो और टीवी में इसका हम यूज करते हैं। कहाँ पर, रेडियो और टीवी में इसका यूज किया जाता है। माइका टाइप कैपेसिटर, माइका टाइप कैपेसिटर, तो ये माइका टाइप कैपेसिटर अभ्रक, इसमें कैपेसिटेंस की मात्रा ना के बराबर होती है। कैसी, इसमें कैपेसिटेंस की मात्रा ना के बराबर होगी इसमें। इस पर तापमान का प्रभाव भी कम होता है। कैसा रहेगा इसमें, तापमान का प्रभाव भी इसमें कम होता है। ठीक है, इस पर तापमान का प्रभाव कम होता है, और ये 500 पिकोफेरड तक यूज करते हैं इसका, और टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो और टीवी में हम पेपर कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, माइका कैपेसिटर कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं। कैपेसिटर की मात्रा ना के बराबर होती है, कैपेसिटेंस की मात्रा ना के बराबर हम बदलते हैं इसमें। ठीक है, माइका कैपेसिटर में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये है, सोडियम फॉस्फेट का यूज करेंगे इसके अंदर, और अमोनिया बोरेट का हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, वेल्ट टाइप का रहेगा और ड्राई टाइप का, दो टाइप का रहेगा। वेल्ट टाइप का जो कि 400 वोल्ट के लिए रहेगा, और ये ड्राई टाइप हमारा कितने इसका वोल्टेज इतना है, और 1000 माइक्रो फेरड तक इसका हम बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की प्लेट का यूज करेंगे ऑक्साइड की लेयर के लिए। ठीक है, अब सेरेमिक कैपेसिटर की बात करें तो सेरेमिक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत कम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, 5 पिकोफेरड से 0.4 माइक्रोफेरड तक हम इसका यूज करते हैं, बहुत कम के लिए इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर के एप्लीकेशन देखते हैं। कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, डिस्चार्ज लैंप में करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क को ले, ठीक है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए सर्किट ब्रेकर में भी हम करेंगे, और सर्किट को ब्रेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह पे कैपेसिटर अलग अलग यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर के प्रकार देखेंगे, स्थिर मान टाइप कैपेसिटर और अस्थिर मान टाइप। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू टाइप कैपेसिटर रहेगा और वेरिएबल वैल्यू टाइप कैपेसिटर रहेगा। स्थिर मान का कैपेसिटर, जिन कैपेसिटर का मान हम स्थिर रहता, बदल नहीं सकते, उसको हम स्थिर डाइलेक्ट्रिक के आधार पर इसको हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर कैपेसिटर हो गया, माइका कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर और सेरेमिक कैपेसिटर हो गया। और स्थिर मान टाइप कैपेसिटर, इस प्रकार के कैपेसिटर को कहेंगे हम कि जिसमें उसका कैपेसिटेंस जो मान रहता है उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, प्लेटों में हवा के द्वारा हवा डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर बहुत कम कैपेसिटर, लगभग इसका 500 माइक्रोफेरड के बने होते हैं। यदि कैपेसिटर की प्लेटें आपस में मिल जाए तो क्षमता अधिकतम होती है और दूर होने पर न्यूनतम होती है ये। ठीक है, क्या है, आपस में मिल जाए तो क्षमता अधिक रहेगी, लेकिन दूर होगी तो ये कम हो गई। अधिकतर रेडियो और टीवी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ईयर कैपेसिटर, गैंग और ट्रिमर इत्यादि।
ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग हम कैसे करेंगे, देखो रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ रहता है और ये कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, तो आई बराबर सी वी डी टी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो आई आर और वी। ठीक है, आई आर और वी, तो आई की जगह पे हमने रखा सी डीवी डी टी, इसका मान रखा हमने यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अब वोल्टेज को हम इधर की साइड लाए तो ये हमारे पास आ जाएगा, और आर सी डीवी बाई डी टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ले गए इधर की साइड, जैसे डी टी बटे हम कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले गए, जैसे कि डी टी करा हमने, और इसको आरसी को इधर ले लिए, और इसको डीवी करा, और वी माइनस स्मॉल वी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इंट्रीगेटिंग बथ साइड, दोनों साइड में हम इंट्रीगेट करें, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने इसको इंट्रीगेट करा, तो एट टी टाइम पे जो रहेगा वो जीरो रहेगा हमारा, स्मॉल वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा। इस टाइप से ये हमारे पास, देखो ये पूरा डेरिवेशन समझाने का टाइम नहीं है, और आईटी लेवल की इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मान रखना, और आगे हम मैं याद करने के लिए बोलूंगा, उसको याद रखना। ये चार्जिंग वोल्टेज का मान इसमें याद रखना, ये वाला। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट इसको याद रखना, टाइम कांस्टेंट आरसी होता है ये वाला। ठीक है, तो इसको दो तीन इक्वेशन को आप याद रखना। टाइम जीरो के ऊपर ये हमारे पास रहेगा ये, और एक सर ये बनेगा टाइम जब बढ़ेगा तो। ठीक है, करंट का मान घटता जाएगा, पहले करंट का मान बढ़ता जाएगा, ऐसा। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट पूर्ण अनावेशित रहता है, अंतिम स्थिति में पूर्ण ओपन सर्किट की तरह पूर्ण आवेशित की तरह व्यवहार करता है। कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है उसके विपरीत दिशा में वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना आप। जितना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना आप यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक कैपेसिटर 10 वोल्ट का है और 0.24 कूलम आवेश को स्टोर करता है, तो उसकी धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, Q बराबर होता है CV होता है। ठीक है, कूलम और वोल्टेज का मान दिया है, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम निकालते तो C बराबर Q बटे V होगा। कूलम कितना है, 0.24 है, और 10 हमारे पास ये, इसको हटाएंगे तो ये जीरो में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं फेरड में, या फिर अलग अलग वैल्यू में इसको हम चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो 0.024 फेरड आएगा। ठीक है, फेरड की बात कर रहे हैं, तो फेरड में इसमें, तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे है 15 माइक्रोफेरड के तीन कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, तो संयोजित कुल धारिता, श्रेणी में जुड़े हैं 15, तो देखो सेम है, तो ये 3 से भाग दे दो, तो ये 10 का 3 से, तो 3 पता 5 बार में, तो 5 माइक्रोफेरड आ जाएगा ये। कितना आएगा, 5 माइक्रोफेरड आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 10 माइक्रोफेरड के तीन कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं, तो कुल धारिता ज्ञात करना है 10 माइक्रोफेरड के, तो गुणित समांतर में जुड़े तो कुल, तीन कैपेसिटर 3 से गुना कर दो तो 30 माइक्रोफेरड हो जाएगा। क्योंकि ये समांतर में जुड़े, तो ये जैसा रेजिस्टेंस से जुड़ता है सीरीज में, इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और इसमें आ जाएगा बी वाला राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइलेक्ट्रिक को होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, ये डाइलेक्ट्रिक को होना चाहिए कुचालक की तरह होना चाहिए, इंसुलेशन की तरह। निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर भी सर्वाधिक की धारिता अपरिवर्तित रहेगी, सर्वाधिक की धारिता अपरिवर्तित रहेगी, तो यह रहेगा प्लेटों की मोटाई। प्लेटों की मोटाई क्या है, निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर भी संधारित्र की धारिता अपरिवर्तित रहेगी, तो प्लेटों की मोटाई। ठीक है, प्लेटों की मोटाई को परिवर्तन होने से कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पेपर कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, तो पेपर कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा 200 से
लेकर 1600 वोल्टेज के बीच में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसमें ध्यान रखना 200 से 1600। उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा है? तो ये माइका कैपेसिटर रहेगा। कौन सा? उच्च आवृत्ति के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को 200 वोल्ट से चार्ज किया जाता है, तो कूलम ज्ञात करना है। 200 वोल्ट क्यू बराबर सीवी होता है, और इसी में हम मान रखते हैं कैपेसिटर का 6 10 की घात -6 और 200। ठीक है, तो 1200 माइक्रो कूलम आ जाएगा इसका, सी वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, एक साथ सीरीज में 230 वोल्ट के विभव से जुड़े हैं, तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज होगा, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज होगा, इसमें देखना है। यदि 3 कैपेसिटर क्रमशः ये दिया है हमें, ठीक है, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रो, एक साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसमें? एक साथ सीरीज में जुड़ा 230 वोल्ट के विभव से जुड़े हैं, तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज इसमें देखना, प्रत्येक कैपेसिटर, पहले हम क्या करें, इसका इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, ये निकल लेगा हमारा, क्योंकि सीरीज में है तो ये ऑपोजिट निकलेगा रेजिस्टेंस के, तो ये हमारे पास आएगा कितना, 4/7 कैपेसिटर आ गया माइक्रोफेरड का। अब हमें निकालना है आवेश को, Q बराबर होता है CV, हमने रखा C का मान, तो 4/7 इंटू 10 की घात -6 और 230 वोल्ट हमारे पास है। ठीक है, इसको अगर हम करते सॉल्यूशन, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुना इसमें कर लो, तो ये बेहतर होगा। क्या है कि 3 चौक 12, 12 का 2, 0 का 0 और 81, 4 दूना 8 और 9, ये 6 रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से फिर इसको हम करेंगे, कैसा रहता है, 7 एकम 7 और 2 बचेगा यहाँ पे, तो 7×3 = 21। ठीक है, 7×3 = 21, एक बचा, 7 एकम 7। ठीक है, पॉइंट लगाया हमने और 30 बचे, तो ये 7×3 = 28, 7×4 = 28 और 2 बचा, 7×2 = 14, ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक कैपेसिटर की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफेरड, जिसे 10,000 वोल्ट से चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा, तो 1/2 CV। ठीक है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर भी है और ये भी एनर्जी स्टोर करने का ये फार्मूला है। 1/2 करा हमने, और इसका मान लिखते हम 10 की घात -6 गुणित 5 गुणित 10,000। अगर हम इसको बटे में ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बटे में ले लेंगे तो 6 जीरो कटेगा हमारा, तो यहाँ पर फिर भी 4 जीरो माइनस हुआ, तो यहाँ पर -2 बचेगा। ठीक है, इससे इसको हम काटते हैं, तो 2.5 आएगा, इंटू में 2 आएगा। ठीक है, इसको अगर हम हटाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जूल। सी वी का स्क्वायर करना था ना यार भाई, इसका ये बचा है हमारे पास, तो एक और हमारे पास हम लिखते हैं ये 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से और इसको काट लेते हैं हम, तो ये हमारे पास 250 जूल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से किस कैपेसिटर की उम्र होती है? तो देखो भाई, उग्र या उम्र, उम्र ही दिया है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की, एक कैपेसिटर की आंतरिक हीटिंग किस कारण से होती है? आंतरिक हीटिंग, तो उसके लीकेज रेजिस्टेंस के कारण रहती है, बी वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पेपर कैपेसिटर किस रूप में उपलब्ध होता है? तो पेपर कैपेसिटर रोल्ड के रूप में, ठीक है,
रोल फाइल के रूप में होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटर की विद्युत को संग्रह करने के गुण को कहते हैं, तो गुण को धारिता कहेंगे ना हम उसको, उसके गुण को धारिता कहेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं हम इसके। ठीक है, जब किसी चालक से आवेश बहता है तो उसे हम धारा कहते हैं, जो कि I बराबर dq बाई dt और कूलम्ब पर सेकेंड इसकी एम्पियर यूनिट रहेगी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की बात करें हम तो ये हमारे पास रहेगा, और के का मान हमारे पास हमने ये देखा 4 पॉइंट, के का मान ये भी है 4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r हो गया। एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है 8.854 और 10 की घात -12 फेरड पर मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है, यदि दोनों आवेश हवा में रखे हो तो, दोनों आवेश हवा में रखे हो तो क्या होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/2 और ये डी वाला रहेगा। ठीक है, तो इसका मान हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फोर्स एक वेक्टर सदिश राशि है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर सदिश राशि है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर, मतलब कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं हम तो न्यूटन पर कूलम्ब, ये हमारे पास रहेगा न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट की अगर बात करते केवी पर एमएम में रहता है, केवी पर एमएम में। रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की बात करें दोनों के बीच में तो डी बराबर एप्सिलॉन और ई, एप्सिलॉन एंड ई। ठीक है, सी बराबर होगा डी। ठीक है, कैपेसिटर तो इसका मान अलग रहता है 0 और आर, इसको भी हम रख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिव मैंने बोला कि कैपेसिटर विथ सम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ में और कैपेसिटर विथ ईयर के साथ में बटे में। ठीक है, और इसके भी हमने देख लिया, ये कैपेसिटर 1 फेरड या फिर 1 कूलम्ब पर वोल्ट, अब इसकी यूनिट रहेगी फेरड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर तो 1/cv² क्यूवी, 1/cv² क्यूवी और क्यू स्क्वायर बटे सी, ये वाला हमारे पास जूल में रहेगा इसकी यूनिट। ठीक है, कैपेसिटर में ऊर्जा इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर होती है, किस के रूप में होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में इसमें स्टोर होती है। कैपेसिटर में चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं, डाइलेक्ट्रिक में। कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है, किसका, कैपेसिटर का। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इस प्रकार से रहेगा हमारे पास, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। माइका में कैपेसिटर की मात्रा ना के बराबर बदलती है, और किसमें, ना के बराबर माइका में। सेरेमिक के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका साइज बहुत कम रहेगा। ठीक है, सेरेमिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, वहां पर थोड़ा कुछ कंफ्यूजन में लिखा था, बट यहाँ पे क्लियरिटी आ गई कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगा तो सेरेमिक का साइज छोटा रहेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं पढ़ाऊंगा कि हम हीटिंग और जो हमारे पास बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है और क्या नहीं, उसको भी हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करें। देखो कितना है यहाँ पे, ये हमारे पास है अलग अलग सेल्स दिया है इसमें, इन सभी को हम बारी बारी से सेल को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे एक वीडियो में आ जाएंगे, और इसके क्वेश्चन को लगा लेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसके साथ में। उसके बाद हम मैग्नेट पे आएंगे। ठीक है, मैग्नेट का चैप्टर अलग से हम एक ले लेंगे, और ये मैग्नेट इसको भी हम खत्म कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन को भी साथ में लगाएंगे लेंगे। फिर एससी पे आएंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम मतलब 3 लेक्चर लेंगे इसको। आप बैटरी को हम
साथ में ही ले लेंगे, जितना जल्दी हो सके इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े, हमारा सपोर्ट करें। और आप लोग जिस एग्जाम की भी टारगेट कर रहे हो और पढ़ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।